पाकिस्तान में आम नागरिक या वहां के कई नेताओं को आपने भारत की विदेश नीति की तारीफ करते हुए सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए सुना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भी कई नीतियों की कई लोग पाकिस्तान में तारीफ करते आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कोई एक दूसरा नेता अगर पाकिस्तान में बहुत चर्चित है तो वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वही योगी आदित्यनाथ जिनसे अतीक अहमद जैसा माफिया भी थर-थर कांप रहा है इस समय। लेकिन पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ की चर्चा क्यों की जा रही है, हम आपको दिखाते हैं कि किस लिए यह चर्चा हो रही है। उससे पहले हम आपको यह समझाते हैं कि अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। माफिया अतीक को लेकर बड़ा खुलासा। आईएसआई और लश्कर से अतीक की सांठगांठ। पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई। अतीक जैसा माफिया कितना खतरनाक है इसका खुलासा तो अब होना शुरू हुआ। जरा सोचिए, जिस अतीक को अब तक पुलिस प्रयागराज में रंगदारी वसूलने वाला और जमीन मकान कब्जाने वाला समझ रही थी, वो पाकिस्तान और आतंकी संगठन लश्कर का हमसाया निकला। समझिए अतीक का कनेक्शन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से कैसे जुड़ा। पुलिस की रिमांड कॉपी में अतीक ने खुद ये बात कबूली है। अतीक ने माना है कि उसे हथियार की कभी कोई कमी नहीं रही। उसे हथियार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से मिलते हैं। वहीं उसके भाई अशरफ ने कबूल किया कि पंजाब में यह हथियार उसे एक शख्स से मिला करते थे। अतीक ने कहा कि जेल में वो आईएसआई एजेंट से फोन पर बात करता था। दूसरी तरफ अशरफ पंजाब में बॉर्डर के पास एक फार्म हाउस पहुंच जाता था। आईएसआई की मदद से लश्कर के हथियार ड्रोन से पंजाब के उस फार्म हाउस के करीब गिराए जाते थे। अशरफ उन हथियारों की डिलीवरी ले लेता और पैसे चुका देता था। अतीक ने बताया कि पंजाब से लश्कर के जरिए हथियार जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजे जाते थे। वहीं अशरफ ने कहा कि वह पंजाब की इस जगह को दिखा सकता है जहां वह हथियारों की डिलीवरी लेता था। दोनों की रिमांड लेते वक्त यूपी पुलिस ने अदालत में चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में जो हथियार गिराए जाते हैं, अतीक और अशरफ उन हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। पुलिस ने अतीक और अशरफ की 5 दिन की रिमांड ली है ताकि उस शख्स को पकड़ा जा सके जो पंजाब में हथियारों को अशरफ को सौंपता था। एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास जो विदेशी हथियार बरामद हुए, ये हथियार आम तौर पर नहीं मिलते। ये बात खुद यूपी एसटीएफ के एडीजी ने भी मानी है। और फॉरेन मेड वेपन्स हैं, 1.455 ब्रिटिश बुलडॉग रिवॉल्वर है और एक वॉल्थर P88 पिस्टल है। ये दोनों वेपन्स बहुत ही रेयर हैं और सामान्य रूप से नहीं मिलते। रिमांड के दौरान प्रयागराज में धूमनगंज थाने में रखे गए अतीक और अशरफ से यूपी एसटीएफ लगातार पूछताछ कर रही है। दोनों से पाकिस्तानी असलहों की तस्करी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। आईएसआई कनेक्शन के साथ साथ आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से संबंधों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है। आज तक ब्यूरो। तो पाकिस्तान का आईएसआई अतीक अहमद को हथियार सप्लाई कर रहा था। लश्कर तैयबा भी इसमें लगा हुआ था क्योंकि वो सब संगठन चाहते हैं कि भारत में खौफ उसका बना रहे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मिट्टी में मिलाने का दम भरा गया और माफिया ने खुद माना कि वो मिट्टी में मिल चुका है। उसका अंजाम सब यहां पर देख रहे हैं। लेकिन अब हम समझाते हैं आपको कि योगी आदित्यनाथ से पाकिस्तान के डरने की सबसे बड़ी वजह क्या है। योगी आदित्यनाथ ने एक्शन माफिया पर लिया, लेकिन परेशान पाकिस्तान हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह योगी आदित्यनाथ की छवि है, उनके बयान है जो पाकिस्तान में वायरल हो जाते हैं। जैसे हाल ही में आटे को लेकर योगी आदित्यनाथ का दिया ये बयान, जिसमें उन्होंने दोनों देशों की सरकारों और उसकी नीयत में अंतर बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है। सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है।
पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहाँ के लोग अपने देश के नेताओं की असलियत जानते हैं, इसलिए योगी के बयानों का असर मिसाइल की तरह होता है। भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोग मलाल करने लग जाते हैं और उस पल को कोसते हैं जब उनके पूर्वजों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। पाकिस्तान की पत्रकार आरजू काजमी का ये ट्वीट दोनों देशों में काफी चर्चा का विषय बन चुका है। आरजू काजमी ने अपने इस ट्वीट में सन 1947 में हुए बंटवारे का जिक्र किया था। 1 अप्रैल को आरजू का किया यही ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे भाई और दूसरे परिवार वालों को लगता है कि अब उनका पाकिस्तान में कोई भविष्य नहीं है। बेहतर उम्मीद की वजह से मेरे दादाजी और उनका परिवार प्रयागराज से दिल्ली और फिर पाकिस्तान आ गए। आरजू ने आखिर में अपने ट्वीट में लिखा, वाट लगा दी दादाजी ने। एक भाई ऑलरेडी यूरोप में हैं और अब दूसरे भी जाने वाले हैं। तो जब मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में और ना ही उनके बच्चों का कोई फ्यूचर उनको नजर आ रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो भी यूरोप में जो है ट्रांसफर हो जाए, शिफ्ट हो जाएं और उसके बाद फैमिली को भी अपने वहीं बुला लें। तो उस पे मुझे ऐसा लगा कि जब हमारी फैमिली आई होगी प्रयागराज से यहाँ पर या दिल्ली से, तो यकीनन कुछ सोचा होगा कि कुछ फ्यूचर का सोचा होगा। और अब यहाँ पर हम लोग जो है हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा और एक एक करके सब जाते जा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मैंने लिख दिया कि वाट लगा दी दादाजी। दरअसल आरजू के दादाजी सैयद फरीउद्दीन प्रयागराज में हाई कोर्ट में जज थे। आरजू के पिता सैयद सलाउद्दीन काजमी भी पाकिस्तान के प्रतिष्ठित पत्रकार रह चुके हैं और उन्हें सन 1998 में पाकिस्तान की सरकार की तरफ से पत्रकारिता के क्षेत्र में किए योगदान के लिए गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन अब आरजू को अपने दादा के फैसले पर अफसोस हो रहा है। जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी वहाँ इलाहाबाद में जज थे। सैयद फरीदुद्दीन अहमद नाम था उनका और वहाँ पर थे। तो ऑब्वियसली अगर हम वहाँ से अभी इस वक्त कंपेयर करें तो इस वक्त जो गवर्नमेंट की हालत है और यहाँ पे एकदम जैसे कहा जाता है कि फेल्ड स्टेट होने की तरफ जा रहे हैं। पैसे नहीं है, आईएमएफ ने भी एकदम झंडी कर दी, आईएमएफ नहीं दे रहा। और अब फाइनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि हमें आईएमएफ के बगैर रहना सीखना होगा। वैसे तो अच्छी बात है कि अगर हमें मांगे बगैर रहना सीखना हो, लेकिन बहरहाल वो सिचुएशन जो है बद से बदतर होती जा रही है। बड़ी बात यह है कि जिस प्रयागराज से आजमी के दादा और पिता पाकिस्तान गए वो अतीक के आतंक से मुक्त हो चुका है और यूपी के मुख्यमंत्री यूपी को पाकिस्तान से बड़ी इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य से आगे बढ़ रहे हैं। आरजू को ये सच बोलने के लिए अब धमकियां मिल रही हैं, जो कहीं न कहीं आरजू की इस सोच को मजबूत करती हैं कि काश अगर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता उनके यहाँ का मुख्यमंत्री होता तो उन्हें कोई परेशान नहीं कर पाता। योगी की यही बात कहीं न कहीं पाकिस्तान की जनता को पसंद आती है और उनके हर छोटे बड़े बयान को वहाँ पर गंभीरता से लिया जाता है। योगी साहब का जो ये तो कल्ट की बात हो रही है, ये तो बातें चल रही हैं कि योगी साहब को 24 में पीएम के तौर पे लिया जाएगा। और अतीक के माफिया राज पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चलाया उससे पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। बॉर्डर पार योगी का खौफ दौड़ रहा है। योगी का यही कमिटमेंट पाकिस्तान का हलक सुखा रहा है। मोदी के बाद योगी से भी पाकिस्तान कांपने लगा है। दरअसल पाकिस्तान मोदी के बाद योगी को भारत के भविष्य के तौर पर लेता है। उसे लगता है कि आतंकवाद पर योगी मोदी की नीति पर ही आगे बढ़ेंगे और उसके साथ सख्ती आगे भी जारी रहेगी। बीजेपी के अंदर भले अमित शाह हो, भले जो है वो राजनाथ सिंह हो, भले कोई और बड़ा मजबूत हो, हालांकि ये ट्रायंगल बड़ी मशहूर है, लेकिन जो नेक्स्ट जो कहा जा रहा है कि ही इज बीइंग टर्म्ड, वो ये है कि ये योगी आदित्यनाथ है। और अब योगी साहब जो हैं वो आपको पता है कि ही इज नोन एज अ फायर ब्रांड क्लैरिक, ठीक है। एंड उनके बारे में जो मशहूर है, ही इज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू नेशनलिस्ट। मतलब ही सेज इट, ही डज इट, ही गोज फॉर दैट। और जो योगी आदित्यनाथ है, नरेंद्र मोदी, जो अपने इंटरनल डोमेस्टिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने इंडिया को ग्लोबल आउटलुक दी है, इंडिया को ग्लोबल पहचान दी है, वो जो पोटेंशियल थी। प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के चलते पाकिस्तान दुनिया में अकेला हो गया। मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है और लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन उसी पाकिस्तान के लोग
जब अपने से ज्यादा आबादी वाले उत्तर प्रदेश में खुशहाली देखते हैं तो योगी मॉडल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। मेलिंडा गेट्स का योगी साहब से मिलना और योगी के ऊपर ये वेस्ट की स्टैंप है कि ठीक है योगी साहब ये आ जाएंगे तो कोई टेंशन नहीं। एक वक्त था कि दुनिया मोदी जी को बर्दाश्त नहीं करती थी, अब योगी जी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार बैठी हुई है, बिकॉज दे नो कि भाई ये दे आर ही इज द फ्यूचर, ही इज इंडियाज फ्यूचर। ये इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमें इनकी चाहिए, इनकी जरूरत है। लेकिन हमारा फ्यूचर जब वो तालिबान के साथ है और अफगानिस्तान के साथ है, पर हमें समझ नहीं आ रही। हम पाकिस्तान के लोग अपनी इस हालत के लिए अपने नेताओं के स्वार्थ को दोष देते हैं, मानते हैं कि उनके नेता भ्रष्टाचारी और स्वार्थी हैं, इसीलिए उनके देश की यही हालत है। वहीं योगी की छवि से इत्तेफाक न रखने के बावजूद वो उनके प्रशासन की दाद देते हैं, जिसमें माफियाओं का हिसाब किया जा रहा है। 5 स्टेट्स में अगर योगी जी की मांग की जा रही है और यहाँ तक कि इंग्लैंड और कनाडा में योगी जी की मांग की जा रही है खालिस्तानियों से निपटने के लिए, तो जरूर आज के शासन प्रशासन में कोई मेरिट होगी, कोई खूबी होगी, कोई खूबसूरती होगी, तभी तो मांग हो रही है। वरना आज कोई लाभान्वित नहीं हो रहा है कि कोई ये कह दे कि इन माफिया तत्वों से किसी ने कोई जमीन प्राप्त की है, कोई उपहार प्राप्त किया है, कोई लाभान्वित हो रहा है। जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और एक के बाद एक। क्या कारण है? पहली बार अतीक को सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ, ये पहले भी हो सकता था, नहीं हुआ। पाकिस्तान के नेता कश्मीर और भारत विरोध के नाम पर अब तक अपनी सियासत चमकाते रहे थे, लेकिन अब कश्मीर पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वहीं सारी दुनिया उन्हें आतंक का केंद्र मान चुकी है। इसीलिए कमजोर होता पाकिस्तान भारत के मजबूत नेतृत्व को देखकर घबरा रहा है। आज तक ब्यूरो।